हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस, उनके कंसेप्ट। बोलता है एक सॉलिड स्फीयर है, रोलिंग मोशन का क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर के बारे में अभी तक आप क्या चुके हैं, पहले कंसेप्ट वीडियो में एक कंसेप्ट सीख चुके हैं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है यहाँ से 2/5 mr² होता है, और यहाँ से अगर पूछेगा 2 नंबर से तो 7/5 mr² होता है। ये आप सीख चुके हैं 25, 75, 23, 53 सॉलिड का और होलो का आपने सीख लिया था। ओके, तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें अपने को बोला है निकालना क्या है, इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना। कौन सी काइनेटिक एनर्जी? ये है ट्रांसलेशनल अपॉन ट्रांसलेशनल प्लस रोलिंग मोशन, यानी कि दो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन जो होती है, ट्रांसलेशन की वजह से, ट्रांसलेशन मतलब कि कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ओके, तो उसका होता है KT बराबर ½ mv²। ओके, ½ mv² अपॉन ½ mv²। सीधी सी बात है, KT और KT इनकी वैल्यू रख दी। अब है काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, जैसा फॉर्मूला पूछा है ना उसका, प्लस काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। रोलिंग का मतलब है लुढ़कना। जैसे कोई ढलान है, उसमें अपने कोई एक जो वो होता है ना ड्रम, वो रख दिया तो वो कैसे रोल होता हुआ नीचे आता है, वो होता है रोलिंग। तो रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी होती है K रोलिंग बराबर ½ mv² K² अपॉन R²। ठीक है, ½ mv² K² अपॉन R²। K² को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, और K² अपॉन R² की वैल्यू जो होती है वो आपको पता हो तो वो होती है, रिंग के लिए 1 होती है, डिस्क के लिए 1/2 होती है, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होती है, और होलो स्फीयर के लिए 2/3 होती है। ओके, और यही होती हैं होलो ड्रम के लिए, ठीक है, या होलो सिलेंडर के लिए, और यही होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए। ठीक है, ये होलो सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है। ये K² अपॉन R² की वैल्यू होती है, आपको रटनी होती है, MTR होती है। ओके, ये पॉइंट आप यहाँ सीख लोगे। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे तो ½ mv² सब में कॉमन आ रहा है तो कट जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया? 1 बच गया, नीचे या 1 प्लस K² अपॉन R²। अब K² अपॉन R² सॉलिड स्फीयर के लिए कितना है? 2/5 है 2/5, ये 2/5 था। ये K² अपॉन R² की वैल्यू आपको रटनी है इन चीज़ों के लिए। और ये वाला जो क्वेश्चन है श्योर फिक्स आता रहता है हर बार, 1 प्लस 2/5। अब इनको सॉल्व करते हैं तो ये नीचे कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 × 1 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, और बट्टे 5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5/7। आंसर सेकंड आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, और फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए आसानी से। ओके, क्या क्या ये फॉर्मूले काइनेटिक एनर्जी, देखिए जो मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूले। एक तो ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का ½ mv² जो आप बचपन से रट रहे हो। रोलिंग में क्या आ रहा है? K² अपॉन R² एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, K² अपॉन R² की वैल्यू कितनी होती है? रिंग के लिए 1, डिस्क के लिए 1/2, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5, होलो स्फीयर के लिए 2/3, होलो सिलेंडर के लिए 1, और सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2। ये अपन को K² अपॉन R² की वैल्यू भी याद होनी चाहिए थी। तो आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन अपने से बोलता है कि अपन इस डिस्क को अलग अलग जगह से घुमा रहे हैं। ठीक है, अपने को पता है ये डिस्क नहीं है, सॉरी, सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। ठीक है, तो कहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा? तो आपको पहली बात तो इसमें दो चीज़ से आप लगा सकते हो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये 2012 AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसमें दो कंसेप्ट लगा सकते हो। एक तो आपको फॉर्मूला अगर पता हो तो आपको पता है, फॉर्मूले से बता सकते हो, और दूसरा होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना, वो डिस्टेंस के ऐसे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। यानी कि जिस पॉइंट से डिस्टेंस ज़्यादा होगी मास की, उसी का डिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ से अगर आप रोटेट करते हो ना तो यहाँ सब जगह मास है क्योंकि ये डिस्क है। तो आप देख रहे हो ना, सब इनकी इतनी है, इनकी इतनी है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, ऐसे डिस्टेंस है, मतलब कि बी से अगर आप इसको रोटेट कराते हो ना तो क्या होता है कि इसकी जो बाकी वाले जो मास है उनकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, जबकि ए से अगर रोटेट करवाते हो
तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आ रही, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इसकी रेडियस के बराबर। इससे ज़्यादा कोई पार्टिकल दूर हो ही नहीं सकता। अब पास पास तो होंगे, लेकिन दूर कितना हो सकता है, पास तो इतना बहुत होंगे ऐसे, लेकिन दूर कितना हो सकता है। ठीक है, ए से इतना हुआ। अब अपन डी से बात करें तो डी से ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मैक्सिमम डी से कितना हो सकता है, इतनी डिस्टेंस हो सकती है। ये डी वाले की डिस्टेंस है, चलो ठीक है। और ए वाले की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी, ये डी वाले की थी पूरी इतनी। अब ए वाले की बात करें तो ए वाले की मैक्सिमम डिस्टेंस ये है, तो ए की तो और कम हो गई डी से भी। और सी से अगर आप रोटेट कराओगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कहाँ तक मास है सी की। और लेकिन बी की डिस्टेंस कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बी की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। बी से एक मतलब कितना सा ही मास हो, यहाँ पर जो मास है ना उसकी डिस्टेंस बी से बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो बी की डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। बाकी आपको रिंग के केस में इसे याद होना चाहिए कि यहाँ से अगर घुमाते हैं तो इसका होता है एम आर, मैं फॉर्मूला वगैरह रटा दूंगा आपको, 2mr² होता है यहाँ से रिंग का। और डिस्क का इसी तरह होता है, मतलब अपन किनारे से अगर रोटेट करवाते हैं तो उसमें मास दूर दूर तक डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसका लेटेस्ट ही 2021 में भी पेपर में क्वेश्चन आया था। जब इतना हार्ड पेपर था तो एक इजी क्वेश्चन भी था उसमें। कौन सा वाला, ये था। इसमें क्या है, न्यूटन का रूल लगेगा कूलिंग का। तो ऐसा होता है, कोई बॉडी थी मान लीजिए, ठीक है, उसका पहले टेम्परेचर था 70 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ टाइम बाद में उसका 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितने टाइम में, 5 मिनट में। 5 मिनट में ये टेम्परेचर कम हो जाता है। कुछ टाइम बाद में अगले 5 मिनट में फिर नेक्स्ट 5 मिनट में उसका टेम्परेचर 54 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो अपने को बताना है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा। एक्चुअली में केस क्या है कि ऐसा होता है कि यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ये एक सराउंडिंग मान लेते हैं, ठीक है, इसका टेम्परेचर T0 होता है। ओके, और यहाँ पर एक बॉडी होती है जिसका पहले टेम्परेचर T1 होता है और कुछ टाइम T के बाद में इसका टेम्परेचर T2 हो जाता है। समझ गए आप, क्या था, पहले बॉडी का टेम्परेचर T1 था और उसके बाद में वो कम होकर के, सीधी सी बात है, T1 ज़्यादा रहा होगा और कम होकर के T2 हो जाता है। और T0 क्या है, आसपास का टेम्परेचर। तब इनमें रिलेशनशिप होता है T1 - T2 अपॉन टाइम, ये T टाइम है, ओके, बराबर के कोई कांस्टेंट है थर्मोडाइनमिक का, इंटू T1 + T2 अपॉन 2 - T0। कभी भी कैलकुलेशन में के का रोल आता ही नहीं है, आज तक नहीं आया, तो अपने को कोई लेना देना नहीं है इसी से, ठीक है। अब होता क्या, इसके क्वेश्चन जब भी आते हैं अपन 2 बार फॉर्मूला लगाना होता है और 2 बार फॉर्मूला लगा करके फिर अपन उस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, अपना आंसर आ जाता है। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है नीट में, NCERT में भी दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पहले एक बार यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, T1 - T2, T1 कितना है 70 माइनस T2 कितना 60 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, इक्वल्स टू के T1 + T2 70 + 60 अपॉन 2 माइनस T0 यहाँ अपने को पूछा है, बताया नहीं है। T0 यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ से लेके यहाँ जाते हैं तो T1 कितना है 60 माइनस T2 कितना है 54 अपॉन 5 इक्वल्स टू के और 60 + 54 अपॉन 2 माइनस T0। अभी 2 इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों को आपस में कर देंगे डिवाइड, अपन डिवाइड करके आसानी से इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो के से तो के कट गया, 5 से भी 5 कट गया, ऊपर कितना हो गया 10, नीचे कितना बच गया 6, इस साइड कितना हो गया, आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो 70 + 60 कितना होता है 130, 130 अपॉन 2 कर दोगे आप, ठीक है, तो आ जाएगा 65 माइनस T0 अपॉन 2, सॉरी 2 से डिवाइड कर चुके अपन तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। ओके, नीचे कितना हो गया 60 + 54, 60 + 54 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जाएगा 114, कितना 114, 114 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो आ जाएगा 57 माइनस T0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि लेफ्ट वाले को राइट्स के साथ में, इसको ये हो जाएगा 10 × 57 माइनस T0 और इसको इधर ले लीजिए 6 × 65
माइनस टी नॉट। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 570 माइनस 10 टी नॉट इक्वस टू 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 65 को, 65 इंटू 6 कर देंगे तो 390 आ जाएगा। 390 माइनस 6 टी नॉट। अब टी नॉट को राइट साइड ले आइए और इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो कितना हो जाएगा, 570 माइनस 390 इक्वस टू 10 टी नॉट, क्योंकि इस साइड नेगेटिव था तो इस साइड आके पॉजिटिव हो गया 6 टी नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, 570 को इसमें से 570 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 180 इक्वस टू 4 टी नॉट। तो टी नॉट कितना आ जाएगा, 180 अपॉन 4, 180 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में है, यस है। तो क्वेश्चन का पैटर्न हमेशा यही होगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन को लेंगे ताकि अपनी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए और करने का तरीका यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन। बोलता है एक हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी का मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, 30 मिनट है। ठीक है, हाफ लाइफ कितनी है उसकी, 30 मिनट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है 40% डीके होने में और 85% डीके होने में कितना, मतलब टाइम कितना लगेगा, 40% से 85% तक डीके होने में कितना टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 2016 नीट में पूछा हुआ है और उससे पहले भी एक बार पूछा हुआ है। मतलब क्वेश्चन तो अलग अलग एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है। 40% डीके हो गया। बात हमेशा याद रखना, कंसेप्ट इसका ये है कि हम जब भी न्यूमेरिकल होगा हमेशा एक्टिव पर होगा, एक्टिव पर बात की जाएगी। मतलब कि जब भी क्वेश्चन करेगी की जाएगी, जब भी क्वेश्चन करेंगे बात किसकी करेंगे, एक्टिव कितना रहा है उतना। 40% डीके हुआ होगा तब एक्टिव रहा होगा 60%। ठीक है, 85% डीके हुआ होगा तो एक्टिव रहा होगा 15%। कैसे निकाल रहा हूँ, 100 में से कम करके। अब देखिए 60 से 15 होने में अपने को टाइम पता करना है। अपने को पता है 60 से पहले कितना होगा, ये रेडियो एक्टिविटी की बातें हैं। तो 60 से पहले हाफ लाइफ में उसका 30 हुआ होगा, फिर 30 का आधा 15 हुआ होगा। हाफ लाइफ का मतलब होता है कि किसी को आधा होने में कितना टाइम लगेगा। तो 60 को 30 में होने में आधा हो गया, आधा होने में यहाँ 30 मिनट लग गए, 30 मिनट। ठीक है, तो और 30 से 15 हो, ये भी आधा हो रहा है। आधा होने में जो टाइम लगता है उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो ऑल ओवर 60 से 15 आने में कितना टाइम लगा, 30 मिनट ये और 30 मिनट ये, यानी कि टोटल टाइम लग गया 60 मिनट। क्वेश्चन आसान था लेकिन कंसेप्ट यही था कि बात हमेशा किसकी होगी, बात हमेशा एक्टिव की होगी। ये कंसेप्ट था, आपको पता रहेगा जब भी न्यूमेरिकल करे रेडियो एक्टिविटी दिखे के जो, क्योंकि जब भी कंसेप्ट आया है ये वाला कंसेप्ट बहुत काम में लेता है कि बात हमेशा एक्टिव की करनी है। अपने को एक्टिव की पर ही न्यूमेरिकल करना है, कैलकुलेशन में एक्टिव को ही शामिल करना है। ये कंसेप्ट है, बार बार काम आता है। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपने से, बोलता है एक रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक तो ए है जिसका रेडियो एक्टिव डीके है 8 लैम्डा, और एक है बी, उसका है रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, बोलता है सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इनिशियल में इनके नंबर न्यूक्लियाई सेम है। स्टार्टिंग में ए के और बी के न्यूक्लियाई जो है ना वो आपस में सेम है, यानी कि N0 ए बराबर N0 बी, ये आपस में सेम है। तो अपने को द रेशियो ऑफ बी टू दैट ए विल बी, मतलब कि NA अपॉन NB किस टाइम पर 1/E हो जाएगा। जब भी रेडियो एक्टिविटी के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपने पास में 2 इक्वेशन होती है रेडियो एक्टिविटी की। एक तो होती है N बराबर N0 e की पावर माइनस लैम्डा टी, एक होती है N बराबर N0 1/2 की पावर T अपॉन TH। ये 2 इक्वेशन होती हैं। ये आज का कंसेप्ट है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये अपने को याद होनी चाहिए। ये 2 इक्वेशन होती हैं। पहली इक्वेशन तभी काम में लेनी होती हैं जब या तो क्वेश्चन में ई के बारे में बात कर रहा हो या आंसर में ई आ रहा हो। ठीक है, नहीं तो हमेशा सेकंड वाली इक्वेशन काम में लेनी होती है। यहाँ क्वेश्चन में ई की बात चल रही है तो इक्वेशन ये वाली काम में लेंगे। ओके, 2 सबस्टेंट है Na और Nb।
ठीक है। अपने को किस टाइम पे पूछा, टी पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। एन बी की क्या लग जाएगा, एन नॉट बी ई की पावर माइनस लेमडा बी टी। ओके, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देते, दो इक्वेशन बनाई, एक ए के लिए एक बी के लिए। एन ए अपॉन एन बी कितना दिया है इस क्वेश्चन में, 1/e। ओके, एन नॉट अपॉन एन नॉट बी दोनों बराबर हैं, तो जब बराबर होंगे तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे। ओके, ई की पावर माइनस 8 लेमडा टी अपॉन ई की पावर माइनस 7 लेमडा टी, सॉरी लेमडा टी, तो एक तो कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, देखिए 1/e को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई इनवर्स ई की पावर माइनस 7 लेमडा टी। ठीक है, क्यों 7 हुआ, ये नीचे 1 था, ऊपर 8 थे, कट कर दिया, 7 हो गया। अब इनको बराबर कर दीजिए, जब बेस सेम होता है तो पावर को इक्वलेट कर सकते हैं, तो 1 = 7 लेमडा टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/7 लेमडा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और अभी तक नीट में 3 बार पूछ चुका है। अभी लेटेस्ट की बात बताऊं तो 2016 और 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, दोनों साल। ओके, आसान क्वेश्चन है, बता चुका हूँ आपको, जब भी रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन आएगा फॉर्मूले 2 ही काम में लेने हैं। ये कब लेंगे, जब क्वेश्चन में ई पूछा हो या क्वेश्चन में दिया हो, और ये हमेशा सदा बाहर फॉर्मूला है। ओके, अगला क्वेश्चन है लॉजिक गेट का। लॉजिक गेट के क्वेश्चन मैंने ज़्यादा शामिल किए हैं, इसीलिए मैं पहले आपको लॉजिक गेट के कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास में जब भी आए, इस पूछे कौन सा लॉजिक गेट है, ये पीछे से इनको आपस में मर्ज किया है और आगे जा रहा है, ये सब के सब क्या कौन से गेट हैं, या फिर ये याद रखेंगे आप, ये तीनों के तीनों नॉट गेट हैं, नॉट गेट। ठीक है, तीनों के तीनों कौन से गेट हैं, नॉट गेट हैं। ओके, रहेगी बात याद, ये कंसेप्ट है नॉट गेट है, क्योंकि इनको नॉट गेट के फॉर्म में कोई याद नहीं रखता ऊपर वाला दोनों को, तो फिर क्वेश्चन कैलकुलेशन हार्ड होती है। दूसरा, किसी के ऊपर में डबल बार है, उसका मतलब है उसका बार हट जाएगा। ओके, एक होता है ए बार प्लस बी बार, ऐसा हो तो उसे लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, मतलब दोनों के ऊपर भार था, दोनों का भार हटा दिया, उनको भार अलग अलग बांट दिया, तो बीच में डॉट आ जाएगा। ओके, अगर ऐसे होता ए डॉट बी ऊपर बार होता तो क्या हो जाता, ए बार प्लस बी बार। वेरी गुड, आपने बता दिया। ठीक है, और उसके अलावा भी ए डॉट ए बार का मतलब होता है 0। ठीक है, बार का मतलब हो जाता है उल्टा करना। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये हैं आपके पास में लॉजिक गेट के लिए। ओके, इसको बोलते हैं बुलियन एलजेब्रा। क्या बोलते हैं, बुलियन एलजेब्रा। ये कंसेप्ट है आपका, ये नॉट गेट है और ये सारे कंसेप्ट मैं काम में लूँगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन अगर याद होती है तो फास्ट पार्ट बता सकते हैं। चलिए, ये तो नॉट गेट है। ये नॉट गेट का इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन आपको बेसिक 12th की पता होनी चाहिए। यहाँ ए है, यहाँ ए आया था, तो इससे जैसे ही बाहर निकला इसने ए को ए बार में बदल दिया। क्यों, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ था। इस यहाँ बी आया, ये नॉट गेट लगा था, इसको बी ने बी बार में बदल दिया। अब इस गेट को अगर आप देखोगे तो इस गेट को इससे कंपेयर मत कर लेना, ये इन वालों से, इनसे। क्यों, इनके टर्मिनल आपस में बंद है, लेकिन इसके खुले पड़े हैं, खुले पड़े हैं। यहाँ आया ए बार, यहाँ आया बी बार। अब इस गेट का नाम क्या है, इस गेट को बोलते हैं और गेट। क्या बोलते हैं, और गेट। ये क्या कर देता है, जोड़ देता है। तो वाई बराबर, यहाँ फाइनली वाई बराबर क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में ये गोला लगा है, ये इसको नॉर को क्या, और को क्या कर देता है, नॉर में। तो जो भी आएगा उसका ये बार लगा देगा। यहाँ तक समझ में आई बात, क्योंकि जो नॉर गेट था, नॉर गेट की इक्वेशन यही होती है, ए प्लस जो भी आ रहा है उसमें, उन दोनों को ऐड करके उसका बार लगा देगा। जो भी उसमें आ रहा है उनको ऐड करके उस पर ऊपर बाहर लगा देगा। ये नॉर गेट की बात होती है। अब इसके पास कौन आ रहा है, पहले से बाहर लगा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ करूँगा, सेकेंड वाली। ओके, तो इसके बीच में अब मैं क्या कर दूंगा, अलग अलग बार लगा दूंगा। अलग अलग बार लगाऊंगा तो बीच में क्या आ जाएगा, डॉट। अब मैं पहली इक्वेशन ये वाली यूज़ कर देता हूँ, किसी के ऊपर भी बार लगा हो तो बार बार को खा जाता है। तो वाई बराबर ए डॉट बी आ गया, ये इसकी इक्वेशन आ गई, वाई बराबर
ए डॉट बी। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब ए डॉट बी आपको पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होना किस गेट का होता है, और गेट की इक्वेशन होती है वाई बराबर ए प्लस बी, इसकी होती है वाई बराबर ए डॉट बी, नैंड की होती है वाई बराबर ए डॉट बी का बार, नॉर की होती है वाई बराबर ए प्लस बी का बार। ओके, तो अपन ने सॉल्व करना सीखा, आपने इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बस इतनी चीज़ें मैं काम में लूँगा, आपको पता होगी, आप फटाक से क्वेश्चन कर लोगे। ओके, और हाँ सुनो, आपने जो वीडियो लाइक किया है ना उसके लिए आपका थैंक यू। ओके, मुझे पता लग गया आपने वीडियो लाइक कर लिया, इसलिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। चलिए आगे अपन इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। मैंने इतना कंसेप्ट बताया है, तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए, यहाँ ए आया था तो यहाँ पे भी ए पहुँच गया, क्योंकि कोई बीच में गेट लगा नहीं था। यहाँ ए आया था लेकिन ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो यहाँ ए बार पहुँचा, मतलब उल्टा कर दिया उसने। यहाँ बी आया था, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बी पहुँच गया। ये कौन सा गेट है, और गेट है, कोई आगे नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। ओके, इस गेट का क्या इक्वेशन होता है, इसका होता है जो भी आ रहे हैं उसको ऐड कर देता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, y1 बराबर ए बार प्लस बी, होगा कि नहीं होगा। ए बार आया उधर से, इधर से बी आया, इसका काम है दोनों को ऐड कर देना। चलो यहाँ तक पहुँचा, यहाँ क्या आया, यहाँ तो आया ए बार प्लस बी, यही तो निकल के आया यहाँ से, जो बह रहा है नदी है ये, तो जो निकला वहाँ से वही आएगा। ए बार बी, ऊपर क्या था, ए था। ये गेट कौन सा है, ये गेट है एंड गेट, इसका काम क्या होता है, मल्टीप्लाई कर देना। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए इन डॉट ए बार बी, होगा कि नहीं होगा, जो इसमें आ रहा है उसका मल्टीप्लाई करेगा, आसान सी बात है। अब देखिए, अब अपन इसको अलग अलग अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार, सॉरी ए इंटू बी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया पहले, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सिंपल बेसिक मैथ। ए इंटू ए बार क्या पढ़ा अपन ने, जीरो होता है। ओके, जीरो प्लस ए बी, ऑल ओवर क्या आ गया, ए बी। अब ए बी क्या है, ए बी तो मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये पूरा सर्किट किस गेट के बराबर है, ये एंड गेट के बराबर है। किस गेट के बराबर है, एंड गेट के बराबर है। ये एम्स 2018 का क्वेश्चन है भाई साहब, कोई लोकल क्वेश्चन नहीं करवा रहा मैं आपको, सारे नीट एम्स जिपमर जेई के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और कहीं से क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं। ओके, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो एंड गेट हो गया आपके पास में, कोई दिक्कत। चलिए, ये बोल रहा है टेबल किस गेट की दी हुई है। चलिए क्या कर रहा है, ए और बी के साथ में क्या कर रहा है, और गेट होता तो क्या करता, ए प्लस बी, और गेट का मतलब जोड़ना, क्या जोड़ रहा है, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन जीरो, हो नहीं सकता, और गेट नहीं है। ओके, एंड गेट क्या होता है, ए डॉट बी, गुणा करना, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो होना चाहिए, इसने वन दे दिया, एंड गेट भी नहीं है। नैंड गेट क्या होता है, गुणा करो फिर उसका उल्टा कर दो, जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का उल्टा क्या कर दो, वन कर दो, इसने किया, बिल्कुल नहीं किया, ये भी नहीं होगा। होगा जॉर गेट। जॉर गेट होता क्या रियल में, इसकी इक्वेशन होती है वाई बराबर ए बार प्लस ए बार बी प्लस बी बार ए, ये इसकी इक्वेशन होती है। ओके, और ये जॉर गेट है। चलिए, ये भी एम्स 2018 का क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो ये कौन सा गेट है भाई साहब, ऊपर से पहचानो इस गेट को, जब दो टर्मिनल आपस में फ्यूज़ कर रखे हो तो ये आता है, ये दोनों गेट आते हैं नॉट गेट के कंसेप्ट में। कौन से आते हैं, नॉट गेट। तो ये हो गया आपके पास में नॉट गेट। ओके, नॉट गेट आ गए, ये आ गया नॉट गेट। तो यहाँ ए निकला था तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बार, क्यों, क्योंकि नॉट गेट आ गया बीच में, ये आ गया नॉट। नॉट का काम होता है बार लगा देना, ये भी नॉट है। तो यहाँ से अगर बी निकला था तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी बार। अब ये कौन सा गेट है भाई साहब, ये गेट है और गेट। इसका क्या काम है, इसका काम है जोड़ देना। तो यहाँ जो भी आएगा उसको क्या कर देगा, ये आपस में जोड़ देगा। इसने जोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में ये और लगा हुआ है नॉट, ये बिंदी किसको दिखाती है, नॉट को दिखाती है। तो इसका काम क्या होगा, जोड़ने के बाद उसके ऊपर में बार लगा दो। तो वाई बराबर ये इक्वेशन आ गई। अब वही वापस से कि अगर ऊपर से बार हटाना है तो बीच में से प्लस की जगह डॉट आ जाएगी और बार को बांट दो, ऐसा मैंने आपको ऊपर बता रखा है बुलियन, ठीक है। और अगर किसी भी पास में डबल ऊपर बार हो तो बार बार को खा जाता है, तो ए डॉट बी आ गया। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, ए डॉट बी। आसान क्वेश्चन था, इतनी सी ये मैथ्स काम आती है इसकी, जो मैंने आपको दिखा रखी है। बाकी सारे क्वेश्चन इस टाइप से होते हैं, फास्ट होते हैं क्वेश्चन। मैं तो आपको स्लो स्लो करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
इस गेट को देखते हैं, इसकी भी इक्वेशन ऐसे ही बनाते हैं अपन, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट में। यहाँ ए आया, यहाँ बी आया, ये कौन सा गेट है, ए और गेट है। क्या करेगा, ए प्लस बी का ऐड कर देगा, ऐड करने के बाद ये क्या है, नॉट गेट, इसने बाहर लगा दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद ये कौन सा गेट है, यहाँ जो भी आया था ये है नॉट गेट, ठीक है, और ये भी नॉट गेट है। अगर शॉर्ट में समझो तो ये एक बार लगाएगा जो भी यहाँ तक आएगा, तो यहाँ ये आ गया, पहले ये यहाँ तक आया था, ठीक है। अब ये इसके पास जो भी आया ना उसको ये बार लगा के भेज देगा, तो यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी का बार पहले से लगा हुआ था, एक बार और लगा देगा, और बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, बार तो कैंसिल हो गए, ए प्लस बी। फिर से यहाँ क्या निकला, क्या आ गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी आया, उसके आगे फिर से नॉट गेट आ गया, तो वो क्या कर देगा, फिर से ए प्लस बी जो आया था उसके ऊपर फिर से बार लगा देगा। तो ऐड करके बार लगा देना, ये बात होती है नॉर गेट की। आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन बोलता है अल्ट्रावायलेट रेज से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। मतलब कि कोई मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होता है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करो, आप देखो, आपको ये सीरीज जो है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम पता होनी चाहिए। इसमें अपन क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो लैम्डा इंक्रीज होता है और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है। जो अपने को क्वेश्चन में दिया है उस फ्रिक्वेंसी को पे गोला मार दो, अल्ट्रावायलेट पे गोला मार दिया, ठीक है। एनर्जी इस साइड जाओगे, फ्रिक्वेंसी कम हो रही है तो एनर्जी कम होगी, क्यों, क्योंकि एनर्जी ई बराबर एच न्यू, फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी, तो फ्रिक्वेंसी कम हो रही है, ठीक है। अब देखिए अल्ट्रावायलेट पे हो नहीं रहा था, उसके अलावा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक तो एक्सरे दिया है, एक इंफ्रारेड दिया है, और एक रेडियो वेव दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी जरूरी है, एक मिनिमम एनर्जी होनी जरूरी है। अगर आप मिनिमम एनर्जी होनी जरूरी है, अल्ट्रावायलेट वाली में के पास में एनर्जी कम है, आप इधर जाओगे तो एनर्जी और कम हो जाएगी। मान ली इसकी एनर्जी 10 थी ना, इसकी 5 हो गई, इसकी 3 रह गई। तो अगर 10 वाली से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा, 10 वाली एनर्जी से, तो 5 और 3 वाले से तो बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि एक्स रेज है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर देगा। तो सीधा सा कंसेप्ट हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम लिख लो, उसके बाद में जो क्वेश्चन जिससे नहीं हो रहा है, क्वेश्चन में दिया है उसके ऊपर गोला मार दो, और उसके लेफ्ट में जो भी है उसकी एनर्जी उससे तो ज़्यादा ही होगा जो दिया है, और लेफ्ट वाले का एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखो, गोला मारो, उसके जो भी लेफ्ट में है वो सारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, राइट वाले नहीं करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन हो गया। अगला ये दिया है अपने को एक इक्वेशन, और इसमें अपने को ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया अपने को। चलिए करते हैं अपन इसको शुरू। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दिखाया था कि अगर ये प्रेशर है, इसके साथ में ऐड होने वाला भी प्रेशर ही होगा, क्योंकि आप दूध में दूध, मतलब सॉरी ऐसे कि डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, मास में मास ऐड कर सकते हैं, वैसे ही प्रेशर में प्रेशर ऐड कर सकते हैं। तो अगर ये प्रेशर है तो ए अपॉन वी स्क्वायर भी प्रेशर होगा। दो कोई भी स्टेप के आप डायमेंशनल फार्मूला को बराबर रख सकते हैं। तो पी का डायमेंशनल फार्मूला और ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला बराबर होगा। मैंने बोला था ना, प्लस माइनस या बराबर का साइन नहीं आता है तब तक अपन उनको एक स्टेप मानते हैं, और एक जो स्टेप या पद जो होता है उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो पी का जो डायमेंशनल फार्मूला और ए अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी की बेसिस पे, ठीक है। तो अपने को तो ए का चाहिए, तो ये हो जाएगा पी इंटू वी स्क्वायर। ये इक्वेशन है वॉन डर वाल इक्वेशन। पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है, ठीक है। तो प्रेशर का क्या होता है, एम प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम का स्क्वायर। अब आपको है ना कुछ डायमेंशनल फार्मूला आपको याद करने होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो होता है वेलोसिटी का, एक होता है एक्सेलरेशन का, एक होता है फोर्स का, एक होता है एनर्जी का, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस का,
और एक होता है चार्ज का। ये डायमेंशनल फॉर्मूले आपको रटने होते हैं, बाकी सारे डायमेंशनल फॉर्मूले इसी से निकल जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पर अपने फोर्स का आ रहा है काम में, तो MLT-2 लिख लेता हूँ मैं। ये अपने को अभी याद कर लेते, बाकी वाले बाद में जो जैसे आता रहेगा मैं लिखा लूँगा। मैंने आगे लिख रखा है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं दोबारा यहाँ नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ आ गया फिर फोर्स का कितना आ गया, MLT-2 अपॉन ए क्या है, एरिया है, तो क्या हो जाएगा L², एरिया का लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू लंबाई, सीधी सी बात है। वॉल्यूम का होता है L3, आसान सी बात है, मीटर क्यूब, तो L3 का स्क्वायर दे रखा है इन्होंने, हो गया। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, L⁶ और ये हो जाएगा 7, ऊपर कितना हो गया ML7T-2, नीचे है L², तो क्या हो जाएगा ML5T-2। अगर इसका यूनिट बनाना पड़े, M मतलब kg, मीटर की पावर 5 और अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये ए की यूनिट हो जाएगी। आसान क्वेश्चन और बहुत बार आया हुआ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यूब के साइड यानी कि जो ए है उसमें मेजरमेंट में 1% की एरर मिलती है, तो उसके वॉल्यूम में क्या एरर होगी, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है A3। अब एरर वाले चैप्टर में मैं आपको बता चुका था, आपको जब भी पिछला एपिसोड में बताया था, एरर निकालना का मतलब यही होता है, अगर आपको ΔV/V निकालना है तो पावर को आगे ले लीजिए, ΔA/A, आसान सा क्वेश्चन। ΔA/A अपने को कितना दिया है 1%, तो 3 × 1 ये टोटल हो जाएगा 3%। आसान क्वेश्चन, पावर को आगे लेना होता है और एरर को मल्टीप्लाई, ओके। अगला क्वेश्चन, कॉपर का स्फीयर है, उसको गर्म करते हैं तो मैक्सिमम चेंज किस में आएगा, मैक्सिमम चेंज या मैक्सिमम एरर किस में आएगी, रेडियस R, एरिया R², वॉल्यूम R3। तो अपने को एरर निकालनी है, तो इसकी पावर 1 है, तो अगर मान लीजिए रेडियस में 1% की भी मतलब एरर होती है, तो इसमें रेडियस में कितनी आएगी 1%, वॉल्यूम में कितनी आ जाएगी 1 × 3, क्योंकि पावर आगे आती है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसकी वजह से एरर भी ज़्यादा आती है, तो वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा एरर आ जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है ना ओम्स वाला, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी और पोटेंशियल और चार्ज, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए, वैसे V क्या होता है, IR होता है IR होता है, और अपने को R का पता करना है तो V/I हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। V क्या है, पोटेंशियल है, रटा हुआ होना चाहिए, ML2T-3A-1 रटा हुआ है। उसके बाद I क्या है, एम्पियर, ओके, ये तो आसान हो गया, ML2T-3A-2, यहाँ 1 था, ऊपर जाते एक और माइनस हो गया, तो आप इसको देख लीजिए। अगर इसको आप चेक करेंगे, क्रॉस चेक, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट बैठ रहा है, ओके। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बेझिझक होकर कहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए इतनी डायमेंशन आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी यू दिया अपने को 3I + 4J एंड हैज़ एक्सेलरेशन दे दिया अपने को, तो अपने को स्पीड पूछा है 10 सेकेंड के बाद में। तो सीधी सी बात है, किसी टाइम में एक्सेलरेशन दिया है, एक इक्वेशन होती है ना V = U + AT, तो अपने को किसी टाइम t पर वेलोसिटी या स्पीड पूछे तो वो V है, अपने को पूछा है, U क्वेश्चन में दिया है, A दिया है, T दिया है, सब कुछ दिया है, तो V = U कितना दिया है 3I + 4J प्लस A कितना दिया है अपने को 0.4I + 0.3J, ओके, आसान। और T दिया 10 सेकेंड, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 3I + 4J प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4I + 3J, 10 से मल्टीप्लाई पॉइंट में थे ना, इसीलिए ये 3 और 4 हो गए। अब हो गया कितना, 3 और I के साथ ऐड हो जाएगा 7I + 7J, आसान। अब अपने को पता है इसमें तो है नहीं, तो इसकी मैग्नीट्यूड में, तो मैग्नीट्यूड निकालना अपने को आता है 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर √ में, ठीक है। 49 + 49 कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 49, ठीक है। तो 2 तो √ में रह ही जाएगा और 49 का 7 बाहर आ जाएगा, आसान, ओके। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है, एक बॉल को ड्रॉप किया अपन ने सर्टेन हाइट से, मतलब अपन ऐसे होता है ना, कभी खेल रहे होते हैं, जैसे कि एक ये लड़का है, ठीक है, इसने अपने हाथ से यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया है, ये ज़मीन है, ठीक है, कोलाइड्स इलास्टिकली कोलाइड हो रही है, मतलब कि बॉल कभी भी कम हाइट नहीं होगी, मतलब ये जंप करेगी और वापस यहाँ आ जाएगी, फिर जंप करेगी, फिर वापस यहाँ आ जाएगी। तो आप अगर इसका इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछ रहा है अपने को, ठीक है, वेलोसिटी एक मतलब वेलोसिटी आपको पता है। अब ये बॉल जो है ना, कभी भी जब अब लास्ट टाइम देखोगे ना, तो इस बच्चे के हाथ में ही आ जाएगी वापस। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है, गेंद नीचे जाएगी, टकरा के वापस आ जाएगी। अपन एक बार की बात करें, सिर्फ एक टक्कर की बात करें, तो क्या हुआ, गेंद ऐसे ज़मीन से नीचे गई, टकराई, वापस बच्चे के हाथ में आ गई। ओके, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो हुआ। तो इस ग्राफ की जो ग्राफ का जो एरिया होगा ना, वेलोसिटी ग्राफ का एरिया, वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है, आपको पता हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? जीरो, जबकि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट, ये ग्राफ का एरिया कुछ ना कुछ आएगा। ये अगर मान लो +5 आ रहा है, ये भी 5 आएगा, ऊपर ऊपर के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। उसने ऊपर से दूसरी पहली बात हुई, अब इसमें देखिए, ये कुछ प्लस का एरिया है, उतना का उतना ही माइनस का एरिया है। तो जितना एरिया मतलब कि इसका डिस्प्लेसमेंट, जितना प्लस का उतना माइनस का, फिर से ये देखिए प्लस का और ये माइनस का, टोटल इसमें जीरो हो रहा है एरिया। तो चलो, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें भी देखो, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, इसमें भी एरिया जीरो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। ये प्लस का, ये माइनस का, तो इसमें भी एरिया जीरो सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद में बात करें तो बच्चे ने ऊपर से गेंद को छोड़ा है, मतलब कि इनिशियल में गेंद के पास क्या थी? वेलोसिटी जीरो थी, जबकि यहाँ तो इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहा है कुछ ना कुछ, इस वाले ग्राफ में यहाँ इनिशियल वेलोसिटी इतनी सारी दिखा रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ये तो पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक टाइप का, साइनोसॉइडल वेव, ये हो नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? थर्ड वाला। देखो, बच्चे ने बॉल फेंकी तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, तो नीचे गेंद टकराई, उसके पास मैक्सिमम थी, फिर मैक्सिमम से उसके हाथ में आ गई, तो फिर से जीरो हो गई। जब भी बॉल टकराता है तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को कंसेप्ट देख करके सॉल्व कर सकते हो, और ग्राफ को माइंड में भी रख सकते हो कि अगर ऊपर से गेंद ड्रॉप की जाती है और लगातार जंप करती जाती है तो ये थर्ड वाला ग्राफ आता है। और सिखा भी दिया मैंने आपको, आपने एक तो इसका देख लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट जो कि जीरो था, तो ग्राफ में कैसे डिस्प्लेसमेंट देखते हैं? इसका एरिया से। दूसरी बात कि बच्चे ने जब बॉल ड्रॉप की तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए था, ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा सेकेंड वाला, इसलिए इसको कट कर दिया। ओके, और तीसरी बात, v बराबर u प्लस ए टी, ऐसी कुछ इक्वेशन होती है। तो ये बॉल जब ड्रॉप करते तो ये इक्वेशन होती है। तो ये है ना स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, मतलब कि सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये तो टेढ़ा मेढ़ा कर्व है, साइन कर्व है, साइन की तरफ साइन थीटा कॉस थीटा होता ना, उस टाइप का कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखनी थी, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ देखना था, उसमें भी वो देखना था जिसमें इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो और ग्राफ का एरिया भी जीरो हो, उसके अकॉर्डिंग। समझ में आ गया ना आपको? ओके, अगला क्वेश्चन दिया है, अपने को पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये मीटर में बोल रहा है, वेलोसिटी बतानी है जब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अब अगर आप डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, मतलब जो अपने को क्वेश्चन में दिया है इसका डिफ्रेंशिएशन देता है। और डिफ्रेंशिएशन में भी मैंने दिखा देता, आपको रटा देता, टी क्यूब का होता है 3t², और टी स्क्वायर का होता है 2t, और टी का होता है 1। ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन अपने को रटने को बोला था, याद है? ओके, तो टी क्यूब का कितना हो जाएगा? 3t² माइनस 6 और t² का 2t प्लस 3 और t का 1, और कांस्टेंट कुछ भी हो उसका हो जाता है जीरो। ओके, ये तो आपका आ गया एक्सेलरेशन, क्या आया? वेलोसिटी, सॉरी, 3t² माइनस 12t प्लस 3। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर लो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। कैसे करोगे? 3 और टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2t माइनस 12, तो ऐसे कैसे, टी का कितना हो गया? 1, और ये 3 तो कांस्टेंट है, इसका 0, तो ये कितना हो गया? 6t माइनस 12, ठीक है। और एक्सेलरेशन को किसके बराबर करना है? 0 के बराबर, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो t बराबर आ जाएगा 6t बराबर 12, तो t बराबर 12/6 यानी कि 2 सेकेंड। तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। अब t की वैल्यू 2 सेकेंड आप यहाँ रख दीजिए,
तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 + 3, तो ये कितना हो गया 4, 4 दिया 12, 12 माइनस 24 + 3, तो कितना हो गया -12 + 3, तो हो गया -9। ओके, आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन अपने को दिया है, एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबॉइडल, और उसने पूछा है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला दिया है। उसने बोला कि इस साइड, ये वाली साइड 4a है, ये वाली साइड 2a है, और ये जो साइड है वो a है। तो किसका रेजिस्टेंस, किस साइड से करंट बहाएं ताकि उसका रेजिस्टेंस का ऑर्डर क्या होगा। तो रेजिस्टेंस R बराबर होता है रो L अपॉन A। ओके, मैं है ना हमेशा R इज प्रोपोर्शनल टू L यही मान के सॉल्व करता हूँ। जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में यही काम में लेंगे कंसेप्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा यही कंसेप्ट काम में लेंगे, लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। इसमें लेंथ देखिए कितनी लेंथ काम में आ रही है इसकी, ए वाले में, ये तो इसका एरिया हो जाएगा। लेंथ कितनी काम आ रही है, ए से बी जाओगे तो ए से बी में एक्स है, ठीक है। तो ए से बी में एक्स है, तो लेंथ सबसे ज़्यादा किस में है, ए से बी में जो है ना लेंथ, तो एक्स सबसे बड़ा होना चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है। फिर लेंथ कैसे ज़्यादा होगी, ई और एफ में ज़्यादा होगी, क्योंकि वो 2a है, तो ई और एफ वाला फिर ज़्यादा होगा, जेड, एक्स के बाद जेड होना चाहिए, बाद में वाई हो जाएगा। मतलब जिसकी लेंथ ज़्यादा उधर का रेजिस्टेंस ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, फिर से अपने को वोल्ट मीटर वी का रीडिंग बताना है। एक्चुअल में आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया था, एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, वी एक्स माइनस वी वाई, याद आया पिछले एपिसोड में। तो अपने को मैंने बोला था ना कि जहाँ से अपने को बोला है वहाँ से शुरू हो जाओ, और जहाँ से बोला है, जहाँ पूछा है वहाँ तक ख़त्म हो जाओ। तो अपन इस पाथ में चलेंगे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक किरचॉफ का सेकंड रूल लगा लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। तो यहाँ दे दिया वी एक्स, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब करंट की बात करते हैं। ऊपर है टोटल रेजिस्टेंस 4 और 16 20, नीचे कितना है 16 और 4 20। ऊपर और नीचे रेजिस्टेंस इक्वल है, इसलिए करंट 1 एम्पियर इक्वल डिवाइड हो जाएगी। ऊपर भी 1 एम्पियर की करंट जाएगी, नीचे भी 1 एम्पियर की करंट आएगी। टोटल करंट का तो डिवाइड हो गया, तो करंट ऊपर 1 एम्पियर आई, इधर 1 एम्पियर आई। अब यहाँ 1 एम्पियर की करंट ऐसे बह रही थी, यहाँ 1 एम्पियर की करंट ऐसे बह रही है, और यहाँ अपन देखें तो 1 एम्पियर की करंट ऐसे बह रही है, और वापस एक और एक मिल करके ये 2 एम्पियर की करंट बाहर निकल जाएगी। तो ताकि वो फर्स्ट लॉ का भी वैलिडिटी बनी रहे, वी एक्स। अब यहाँ करंट अपने साथ चल रही हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, वी इक्वल टू आई आर। आई कितना 1 एम्पियर, आर कितना 16, ठीक है, -16। क्यों -16, क्योंकि करंट साथ चल रही है। चलिए यहाँ आए तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, वी इक्वल टू आई कितना 1, आर कितना 4, तो टोटल कितना हो गया 4। प्लस यहाँ पर प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अपन जब इस साइड वाई की तरफ आए तो करंट अपने साथ में सामने आ रही थी। करंट सामने आ जाए तो पॉजिटिव, करंट साथ चले तो नेगेटिव, और जहाँ पूछा है वहाँ से शुरू होना है, जहाँ ख़त्म होना है वहाँ ख़त्म होना है। और एक्स और वाई के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो वी है। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। ओके, -vy इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर दीजिए। वी एक्स माइनस वी वाई कितना हो गया आपके पास में, 16 में से 4 कम गए, -12, राइट साइड आ जाएंगे तो +12। आसान क्वेश्चन, 12 वोल्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इसका रीडिंग पूछे, इसी टाइप से क्वेश्चन कर देना। क्वेश्चन वही है, कल वाला कंसेप्ट, पूछने का तरीका चेंज कर लिया है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वेक्टर दिया अपने को एक, दूसरा वेक्टर दिया, बोला ये दोनों वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। अब एक कंसेप्ट है आज का एक और, वो कंसेप्ट है अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रख देना होता है। अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल, ठीक है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 रख देना होता है। किसी भी कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1 रख देना होता है। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे बहुत बार क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, ठीक है, AIPMT में बहुत सारे, मैं बहुत पूरे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो अपने को एक ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, और A डॉट B 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपस में ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट आपको करना आता होगा। डॉट प्रोडक्ट में सीधी सिंपल सी बात होती है,
आई के साथ में मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, के के साथ मल्टीप्लाई होता है, बाकी कोई किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, और इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। आई के साथ होगा, यहाँ 2i, यहाँ 4i, तो कितने हो गए माइनस के 8, आई 1, ये 3j, ये 4j, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ये 8 और ये अल्फ़ा, तो कितना हो गया +8 अल्फ़ा इक्वस टू 0। इसको सॉल्व कर दिया मैंने, -12 + 8 कितने हो गए प्लस के 4, 4 + 8 अल्फ़ा इक्वस टू 0, तो 8 अल्फ़ा इक्वस टू -4, अल्फ़ा इक्वस टू -4/8 यानी कि -1/2। आसान क्वेश्चन, कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। ओके, थैंक्स फॉर लाइक शेयर एंड